कहा क्वांटम इमेज। कोई ना कोई परसेप्शन बनाता रहता है माइंड को, और आपकी बॉडी को एक डायरेक्शन मिल जाती है। कोई पीछे से धकेले, वो कैलकुलेट नहीं करता, यू कांट डू इट, तो नहीं कर पाएगा। वो रियल नहीं है। ऊंचाई का डर हो, कंफर्टेबल लाइफ है तो शायद मेरा कोई मीनिंग नहीं है, वो तय करते हैं कि आपके एक्शन क्या है। फिर वही फ्रस्ट्रेशन रह गई, मुझे आधार कार्ड होना चाहिए, ताला खुला रह गया। लास्ट डेस्टिनेशन है लाइफ का। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपनी लाइफ में देखते हो कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन बार बार आप वहीं पहुंच जा रहे हो जहां से शुरुआत की थी। अगर आप स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हो कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है दोस्तों। और बहुत सारे सवाल हम लेंगे जिसमें आप सीखेंगे कि एक अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं, यानी कि वो कहते हैं ना कि वर्क लाइफ और होम लाइफ को किस प्रकार से बैलेंस किया जाए। ये सारे सवालों का जवाब हम आज के पॉडकास्ट में लेंगे और बहुत सारी बातें होंगी जहां पर आप अपने मेंटल पीस, अपने क्या कहते हैं, अपने शरीर को बेहतर बनाना, और जब आपका शरीर बेहतर होगा, जब आपके अंदर हार्मनी होगी, तभी तो आप और पैसे बना पाएंगे, है कि नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रसेनजीत गुप्ता AKA PG, ऑथर, हिप्नो NLP कोच। स्वागत है आपका मेरे शो में जिसे कहते हैं द PG शो। कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों, जब जब धरती में पाप बढ़ता है ना, तब ईश्वर कोई ना कोई रूप लेकर इस धरती पर आते हैं और उस पाप को मिटा देते हैं। जैसा कि आपने रामायण में भी देखा कि जब रावण बुराइयां फैला रहा था, तब श्री राम का जन्म हुआ। और आज के कलयुग में भी जब हर तरफ बुराइयां और बीमारियां फैल रही हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस फैल रहा है, तो आज के कलयुग में भी एक ऐसे राम का जन्म हुआ है जिन्होंने ये पीड़ा ली है, जिन्हें हम इम्पैक्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और जो कि एक हीलर है। ही इज अ मैजिशियन और वो लोगों को ग्रेट क्रिएटर हैं। ही इज अ लव मेकर, जिन्हें लोग प्यार से श्री राम वर्मा कहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के स्वागत से राम सर का स्वागत। सर, इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, एक बहुत सवाल जब भी मैं आपको देखता हूं ना, हमेशा लगता है कि आप करते क्या हो, जवान होते जा रहे हो दिन पर दिन। लोग उसका राज क्या है, इस जवानी का राज क्या है? क्योंकि देखिए, हर आदमी जो है तंदुरुस्त रहना चाहता है, जवान रहना चाहता है कि नहीं? क्योंकि जब वो जवान रहेगा तो अभी तो वो इम्प्रेस कर पाएगा और बहुत सारा काम कर पाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी जवानी का राज बताइए। जवानी का राज जैसा तो कुछ नहीं है, मैं बस ये देखता हूँ कि अभी काम बहुत बाकी है मेरे लिए, तो आई कांट अफोर्ड टू गेट ओल्ड एंड सिक और लाइक दिस। तो अभी चूँकि काम बहुत रहता है माइंड के सामने, वो पिक्चर्स बहुत क्लियरली बनी हुई है कि अभी और क्या क्या करना है, तो उससे मेरा टाइम भी ख़राब नहीं होता। उससे ज़्यादा मैं एक तरह से बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ। और इसे हम क्वांटम इमेज कहते हैं। जब आपके सामने आपकी वो इमेज खड़ी हो जो अभी बाकी है, और वो बहुत इम्पोर्टेंटली हो या बहुत बढ़िया तरीके से आपने बना रखी हो, तो ये इमेज आपको ना इधर जाने देती ना उधर जाने देती। ये आपको ऊर्जा देती है अपनी तरफ आने के लिए। लोगों को इतना नहीं थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि जब भी आप यंग रहना चाहें तो आप दूर तक अपनी सेल्फ इमेज को या अपने आप को अपनी फ्यूचर टाइमलाइन पर देखें, और ये देखें कि 100वें साल में अगर आपका बर्थडे मन रहा होगा तो वहाँ पर आप कैसे दिखेंगे, कौन नाच रहा होगा, कैसे लोग गिफ्ट दे रहे होंगे। एंड इट रियली वर्क्स बिकॉज हमारा हर एक थॉट हमारे हार्मोन को पैदा करता है। सर, आपने अभी एक ये बड़ी प्यारी बात समझाई आपने, लेकिन इसमें एक वर्ड है जो आपने कहा क्वांटम इमेज। सो ये वर्ड जो है ये हमें बहुत ज़्यादा हमने सुना नहीं है। बेसिकली हमें तो ये पता होता है कि हमारी जो एज है, मतलब हमारी जो इमेज है, या तो मैं आलसी हूँ या प्रोकास्टिनेटर हूँ या बिजनेसमैन हूँ या आर्टिस्ट हूँ, यही इमेज पता है हमें जो सिखाया गया है। ये क्वांटम इमेज क्या है एग्जैक्टली? क्वांटम इमेज का मतलब है यू आर क्रिएटिंग अ फ्यूचर। आप अपनी इमेज को एक तरह से चेंज कर रहे हो कि क्वांटम में आप कैसे दिखना चाहते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपके माइंड को और आपकी बॉडी को एक डायरेक्शन मिल जाती है तो वह अपना पीक देती है आपको। ओके। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप देखेंगे कि फिर आप अपने काम को या अपनी एनर्जी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि या तो मुझे कोई पीछे से धकेले कि अब ये करो ये करो, यही तो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। करेक्ट। यही सारे लोग कॉरपोरेट में कर रहे हैं कि उन्हें धकेला जा रहा है आगे के लिए, यानी कि वो जाना नहीं चाहते हैं और पीछे से उन्हें विल पावर या प्रेशर से भेजा जा रहा है। यानी कि यू आर डूइंग द थिंग्स अगेंस्ट योर ओन बेसिक परसेप्शन, यानी कि आप अपने परसेप्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं।
परसेप्शन ये है कि मुझे कहीं जाना नहीं है, डर लग रहा मुझे फ्यूचर का। लेकिन अगर आप एक खूबसूरत इमेज को अपने सामने रखें कि 2026 में एंड में मुझे ये करना है, 2027 में मैं इन लोगों के साथ बैठा हूँगा, 2028 में मेरा ये एम्पायर होगा, भले ही वो आपकी आपकी सोच का एम्पायर है, लेकिन वो खूबसूरत है। 2029 में मैं ऐसे लोगों को अपना प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँगा, 2030 में मैं इतने लोगों के साथ इस तरह से रह रहा हूँगा। जब ये इमेज आप बनाते हैं तो फिर आपके माइंड के पास वो जो ईयर्स हैं, वो जो एज हैं, आई मीन वो जो इमेजेस हैं, वो इस तरह से एंकर हो जाती हैं, ट्रिगर हो जाती हैं कि जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं तब तक आपका माइंड ना इधर जाने देगा ना उधर, और वो आपकी बॉडी को बताएगा कि अभी आपको तैयार रहना है। और मैंने उनको बता रखा है कि वहाँ जाने के लिए तो मुझे बहुत यंग रहना है, ठीक है ना। इस तरह से मैं चीज़ों को लेता हूँ। ये सुबह हर रोज़ मैं एक इमेज जरूर बनाता हूँ उठकर। ओके, लेकिन सर ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया, लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए हमने एक इमेज बना ली, हमने गोल बना लिया कि भाई मैं 2026 में, 27 में, 28 में ये करूंगा, लेकिन मन में ना एक आवाज़ आती है कि तू नहीं कर पाएगा, तुम्हारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। हम अपने अंदर ही बात करते रहे, हमारे अंदर ना बहुत शंका होती रहती है। तो वो क्या आवाज़ है और वो कैसे किया जाए उसको? देखिए, जब इस तरह की आवाज़ आती है इसका मतलब यह है कि आपके पास ही आवाज़ आपको बोली गई है या किसी को बोली गई या आपने उन्हें अपना बना लिया। ओके, राइट। और हमारा माइंड हर सेकंड कोई ना कोई परसेप्शन बनाता रहता है। हमारे माइंड और बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम एक सेकंड में करीब करीब 25 मिलियन 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं दुनिया से। आपकी स्किन के ऊपर खरबों आपके सेंसर्स हैं। यहाँ पर एक मच्छर काट लेता है तो आपको पता होता है, तो उन्हें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आंखों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपके 70,000 थॉट अंदर है, वो एकदम से डिलीट डिस्टोर्ट जनरलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो कई बार ये होता है कि आपने जो परसेप्शन अपना बनाया हुआ है वही आवाज़ें आपको माइंड दे देता है। मान लेते हैं आप कोई आदमी किसी काम को करने जा रहा था और अचानक किसी ने कह दिया कि ये काम नहीं हो सकता है, मुश्किल है। ओके, और उस समय आप अपने सबकॉन्शियस को चलाना नहीं जानते, बचाना नहीं जानते, तो आपका सबकॉन्शियस उस इवेंट के साथ ये ले लेगा कि ये काम आसान नहीं है, मुश्किल है, और वो अपने से भी रिलेट कर लेगा। और वो जैसे उस काम को अब आप करेंगे तो वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन देगा। ओके, जैसे आप अपने परिवार के सदस्य को देखते हैं और आप अपने फादर को देखते हैं, तो जैसे ही वो आपकी आंखों के सामने पिक्चर आएगी, इमीडिएटली आपकी साउंड आ जाएगी या नॉलेज आएगी, ये कौन है, ये मेरे फादर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो पीछे से इंफॉर्मेशन दे रखी इस फोटो के साथ, वह भी सबकॉन्शियस माइंड आपको ही देता है, ताकि आप उस समय कोई गलती ना कर जाएं। तो अगर आपने ये कह दिया कि भाई ये काम नहीं होता और मैंने ये मान भी लिया, तो जब भी मैं उस काम को करूंगा मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से इस आवाज़ को मुझे इस इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ कर देगा कि भाई तुम कर तो रहे हो पर ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुमने ही मुझे बता रखा। वो कैलकुलेट नहीं करता चीज़ों को, वो तो जो आपने उसको दिया है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी चीज़ें आपने इस तरह की ले रखी बिलीफ बनाने के लिए, वो सब आपके परसेप्शन है। अच्छी बात है कि आप इन्हें कभी भी बदल सकते हैं जब भी आप बदलना चाहें। तो ये तो आपने कमाल की बात कही कि हम परसेप्शन को बदल सकते हैं बेसिकली, कि जो भी नेगेटिव थॉट्स मन में चल रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, मैं स्किलफुल नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह, तो इस आवाज़ को हम शांत कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं इस चीज़ को, राइट? इन दोनों कर सकते हैं। इवन इस आवाज़ को आप नए तरीके से सुन सकते हैं। ओके, इमेजिन कर लो कि इसके आवाज़ वही है और जो इम्पैक्टफुल आवाज़ है, चूंकि वो आपको रोक रही है, तो इसके वर्ड्स को बदल देते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं आवाज़ ये कह रही है यू कांट डू इट, तो इस आवाज़ में आप ये भी तो सुन सकते हैं अंदर जाकर, मानो आप इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं आवाज़ को पॉजिटिवली, कि यू कैन डू इट इन अ बेटर वे, रादर यू हैव ऑल द कैपेसिटी टू डू इट और यू आर ब्लेस्ड टू डू इट। आपके पास सारी शक्तियाँ हैं, आशीर्वाद है और आप इसको इजीली कर सकते हैं। और उस आवाज़ को धीरे से, अगर मैं कहूँ कि आपके पास मानो एक रिमोट कंट्रोल है, उसे आप म्यूट कर रहे हैं, किसी भी साउंड को आप टीवी में म्यूट कर लेते हैं, तो आप उसी तरह से इमेजिनेशन से, क्योंकि आपने ये सब साउंड बनाई थी वह भी इमेजिनेशन है, वह भी इमेजिनरी साउंड है, वो रियल नहीं है। रियल तो आकर चली गई, 5 साल पहले किसी ने आपके सामने बोला था, लेकिन इस समय वो परसेप्शन मात्र है। उस परसेप्शन की उस आवाज़ को एक नए तरीके से, एक नई टोन के साथ, ठीक है ना, या एक नए वर्ड्स के साथ सुन सकते हैं, वही इम्पैक्ट आपको आना शुरू हो जाएगा। ओके। तो सर मुझे एक चीज़ और ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने देखा है कि ना कि लाइफ में जो होता है कि मेहनत हर इंसान कर रहा है, टैलेंट भी सब में भरपूर भरा पड़ा है, लेकिन देखा गया है कि केवल 2-3% लोग ही बहुत सक्सेसफुल हो पाते हैं और बाकी लोग या तो एवरेज रहते हैं या नीचे रह जाते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि एक आदमी मेहनत कर रहा है, वो एक ऊंचाई तक पहुंचता है, फिर नीचे सिंक कर जाता है,
फिर ऊंचाई तक पहुंचता, फिर सिंक कर जाता है। जैसे आपने भी कई बार देखा होगा कि करोड़पति में जो लोग आते हैं और जो 1-1 करोड़ रुपए जीतते हैं, और पाया गया कि वो जितने पहले गरीब थे उससे भी ज़्यादा गरीब हो गए हैं। तो ये जो सिलसिला होता है, क्या इसमें किसी टैलेंट का लेना देना है, कोई भाग्य का लेखा जोखा है, या क्या होता है कि जिसकी वजह से मेहनत तो कर रहा है लेकिन वापस से फिर से वो बैक टू पवेलियन हो जाता है? देखिए, जब आपको कुछ पता नहीं होता सबकॉन्शियस के रूल्स का, तो उसे आप कई बार वर्ड भाग्य दे देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सब कुछ ठीक चलते हुए भी कई बार चीज़ें नहीं होती, इसे भी हम भाग्य को भी ले लेते हैं। तो मैं किसी भी चीज़ को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इनमें से आपके साथ ऐसी हो रही हैं जो आप अपने पैटर्न को जी रहे हैं। यानी कि जब आप ये कह रहे हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेहनत करने वाला पैटर्न भी आपके पास है, और मेहनत करके ऊंचाई पर जाकर फिर आप गलती कर रहे हैं, और फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर गलती कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो गलती करने का है पैटर्न, वह भी एक तरह से ट्रिगर्ड रेस्पॉन्स है। यानी कि आपको हो सकता है ऊंचाई का डर हो। जब भी हमें ऊंचाई का डर होता है तो हम ऊंचाई पर जाकर, चाहे वो रिश्तों की ऊंचाई हो, चाहे वो सेहत की ऊंचाई हो, चाहे वो हमारे पास सक्सेस की ऊंचाई हो, वो इमीडिएटली गलती करने लगते हैं जब तक कि आप जीरो नहीं हो जाते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। इसे कई बार आप ये कह सकते हैं कि अगर मुझे बचपन में बिलीव दे दिया गया है कि संघर्ष ही जीवन है, और उसने देने वाले ने, हो सकता है कि उसकी पॉजिटिव इंटेंशन रही होगी, भाई ये मेहनत करता रहे तो ये जीवन भर मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। और वैसे भी अब से 30 साल पहले या 40 साल पहले या 50 साल पहले संघर्ष ही सचमुच में जीवन की तरह ही था, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने भी 15-15, 16-16 घंटे दवाइयाँ बेची है सड़कों पर, मेडिकल स्टोर्स पर, मुझे जितना काम करना पड़ता था। लेकिन अगर आज भी उसी बिलीफ को जी रहे हैं तो आज हम अग्रेरियन वर्ल्ड यानी कि कृषि के युग में नहीं रह रहे हैं कि जब आप मेहनत करेंगे तो ज़्यादा आएगा। आज आपका एक आइडिया आपको अगले दिन करोड़पति अरबपति बना देता है। एक बंदा फिजिक्स पढ़ाता है 3-4 हज़ार रुपये में, और उसे कोई आता है और $1 बिलियन देकर चला जाता है। तो आप ओवरनाइट संघर्ष के बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बताया गया कि नहीं, संघर्ष जीवन है, और आपने इसे पूरी तरह से फिक्स कर लिया अपने बिलीफ के साथ, तो जैसे ही आप सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं तो संघर्ष में है, तो माइंड को बड़ा अच्छा लगेगा। और जैसे ही आप पहुंचेंगे कि यहाँ पर आपके संघर्ष खत्म हो रहे हैं और आपके पास एक कंफर्टेबल लाइफ है, तो यहाँ माइंड कह रहा है कि इसके बाद मुझे नहीं पता क्या है। और लाइफ अगर कंफर्टेबल होगी, यानी कि मेरे संघर्ष अगर खत्म हो गए, तो शायद मेरा कोई मीनिंग नहीं है। तो वो फिर आपको जीरो पर ले आता है, क्योंकि वह आपको मीनिंग देना चाहता है जो आपने उसे दिया है। समझ गए? तो यानी कि वह गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने उससे कहा कि मेरे लिए संघर्षी जीवन है। जैसे आप रात को सोते हैं और एक अलार्म कई बार लगा देते हैं कि मुझे 4 बजे उठना है क्योंकि फ्लाइट पकड़नी है, तो कई बार आप देखेंगे कि 3:58 पर आपकी आंख खुल जाती है। हाँ, करेक्ट हुआ है, कई बार हुआ है हमारे साथ। ऐसे ही होता है, ठीक है ना? उससे पहले भी उठ जाते हैं और फिर नींद भी नहीं आती है, कई बार ऐसा लगेगा। यानी कि आपके सबकॉन्शियस को पता है कि आपको कब उठना है, तो वो वही फॉलो करेगा जो आपने उसको कमांड दी है। तो आपकी कमांड को ही बेसिकली वह आपको वापस दे देता है पैटर्न के रूप में, स्क्रिप्ट के रूप में, कार्यों के रूप में। तो अगर आप इसको बदलना चाहते हैं, पैटर्न को बदलिए। और स्पेशली आपको ऐसे में उस जगह पर जाना होता है जहाँ कहीं आपका केयर टेकर हो सकता है, मदर हो, फादर हो, बड़े भाई हो, टीचर हो, ठीक, या बचपन में आपने कोई मूवी देखी और आपका जो हीरो था, जो आपका रोल मॉडल बन जाता है फिल्मों का हीरो, ठीक है ना, उसके, ठीक है ना, उसने ऐसा कुछ कहा हो और वो आपने अपनी सत्यता अपने लिए ट्रुथ बना लिया। इसका कारण बस ये है। ओके सर, ये जो पैटर्न्स है, अगर मान लीजिए कोई आदमी है जो अपने पैटर्न्स के बारे में जानना चाहता है कि संघर्ष हो रहा है, तो उसके पैटर्न्स को वो कैसे जान सकता है और उसे बदल कैसे सकता है? देखिए, सिंपल सी बात है, पैटर्न को तब तक आप नहीं समझेंगे या बदलेंगे जब तक कि आपके पास एक पर्पज नहीं होगा। ओके, मान लेते हैं मुझे यहाँ से और क्या कहते हैं जमशेदपुर जाना है, तो मुझे मालूम है कि जमशेदपुर जाने के लिए मुझे रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। वो तय करेगा कि मुझे किस ट्रेन में बैठना है। अगर मुझे यही नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, बस ट्रेन पकड़नी है, तो मैं कोई सी भी ट्रेन पकड़ लूँगा और मैं देखूंगा इस ट्रेन में कपड़े मुझे खाना कैसा मिल रहा है, बिस्तर कैसा मिल रहा है, या मुझे यहाँ पर संगीत कैसे मिल रहा है, और मैं उसी में बिजी हो जाऊँगा और मैं कहूँगा मैंने ज़िंदगी को बड़ा एंजॉय किया क्योंकि मुझे ऐसी ट्रेन मिली थी। सही बात तो यह है कि जो आपका पर्पज़ है, जो आपका गोल है, वो तय करता है कि आपके एक्शंस क्या होने चाहिए। यानी कि जीवन में पर्पज़ और आपकी जो वैल्यूज़ हैं कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो तय करते हैं कि आपके एक्शन क्या है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम एक्शन करने के लिए उन्हें करते हैं और उन्हीं को हम इम्पोर्टेंट बना लेते हैं, और हमारे माइंड को फिर उसकी अपनी जो वैल्यूज़ हैं, उसकी अपने जो मूल्य हैं जीवन के, वो पूरे करने का मौका नहीं मिलता, और इसी से इन कन्फ्लिक्ट आते हैं और डिप्रेशन आता है। तो जब भी आपको अपने पैटर्न को देखना है,
मान लेते हैं मुझे सुबह अभी मुझे मैराथन दौड़ना है, ठीक है। ठीक है। तो मैं अपने आप मेरा ये दौड़ने का जो गोल है ये तय करेगा कि अब मुझे क्या खाना है और किस टाइम उठना है करेक्ट। और किस तरह दिन भर मुझे अपने आप को बिजी रखना है। अगर ये नहीं है तो मैं कुछ भी खाऊं। तो मेरा मतलब है कि जब पर्पज होगा तो वो तय करेगा कि आपके एक्शंस क्या होंगे। तो इसमें ये तो बड़ा अच्छे से आपने बस समझाया है कि अगर हमें कुछ भी करना है उसके अनुसार ही हमारे हैबिट्स, बिहेवियर्स, हमारी सोच उसी चीज़ पे डिपेंड करती है, राइट? यस। तो लेकिन सर, जो आजकल आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, बहुत लोग बात भी करते हैं इस पर कि फाइंड योर पर्पस, और आप कुछ लोग कराते हैं कि भाई आगे सोचो पर्पस क्या है। लेकिन देखा गया है कि जब लोग पर्पस अपना ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने हैबिट्स या गोल्स को ही पर्पस समझ लेते हैं, राइट? कि भाई मुझे मकान खरीदना है या BMW गाड़ी खरीदनी है, वही मेरा पर्पस है। तो क्या वो पर्पस है या समथिंग वेरी बिगर देन इमेजिनेशन, या जो हम अभी तक सोच नहीं पा रहे हैं? देखिए, पर्पज है आपकी अल्टीमेट एंड वैल्यू। इसे यूं समझिए कि जिस काम को पूरा करके अभी आपके पास फिर वही फ्रस्ट्रेशन रह गई तो ये पर्पज आपका नहीं था। मकान बनाया आपने, परिवार को सिक्योरिटी जरूरी थी, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद इस मकान में आपको अभी भी फिर वही फ्रस्ट्रेशन है, यानी कि अभी आप खुश नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए सिर्फ एक गोल मात्र था। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से अगर किसी शहर में जाना है, ठीक है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। मेरे लिए ये इस तरह के कपड़े ज़रूरी हैं, इतना खाना ज़रूरी है, इतना पैसा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मुझे आधार कार्ड होना चाहिए, मेरे पास मेरा मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास मेरा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, है ना, सब लेके चलते हैं। राइट राइट करेक्ट। लेकिन आपको जाना कहाँ है? आपको उस सिटी में जाना है। तो वो जो सिटी है वह आपका पर्पज है। जो चीज़ें आपने वहाँ तक जाने के लिए बनाई हैं, ठीक है ना। मैं ये भी तय करूंगा कि भाई मेरे घर को कोई नुकसान न पहुंचा तो मैं वहाँ गार्ड छोड़ के आऊँगा, ओके। ठीक है ना। मेरे पौधों को खराब ना करे तो मैं अपनी मेड को कह के आऊँगा भाई ये ताली ले लो और इन पौधों में पानी भी डालना। Correct. तो ये सारे जो काम हैं जिनको आप पूरा कर रहे हैं, ये पर्पज नहीं है। ये बेसिकली एक तरह से आपकी वैल्यूज़ हैं जिनका पूरा करना जरूरी है। जब आप अपने पर्पज को पूरा कर, जब अपनी उस सिटी पर जा रहे हो, सिटी जा रहे हो आप, ताला खुला रह गया तो अब जिंदगी भर जब तक वापस नहीं आओगे तब तक दिमाग में आपके घूमता रहेगा एक थॉट, यानी कि आपने ये गोल पूरा नहीं किया कि वहाँ ताला भी लगा कर आना था। तो जब आप किसी पर्पज के लिए आगे निकलते हैं तो जो लास्ट डेस्टिनेशन है लाइफ का, वो आपके सामने हमेशा आपको प्रेरणा देता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत सारे लक्ष्यों को पूरा भी करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ को पूरा भी करते हैं। तो वैल्यूज़ जो है वो आपके गोल है और एंड डेस्टिनेशन आपका पर्पज है। तो ये बेसिकली वैल्यूज को कैसे समझ सकते हैं हम आसान भाषा में? वैल्यूज बेसिकली ये है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस इतनी सी बात है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं मेरा पर्पज ये है कि मुझे मैराथन दौड़ना, तो मैं तय करूंगा, ये मेरी वैल्यूज बताएंगे कि खाना है कैसे खाना है, कैसे मुझे अब किस ट्रेनर को चूज़ करना है, कैसे मुझे अपनी एंड्योरेंस बढ़ानी है। तो यानी कि जो भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये भी आपका पर्पज आपको बताता है। नहीं तो आप अपनी पुरानी वैल्यूज़ में अटक जाते हैं और वहीं पर फिर अपने समय को खराब करते रहते हैं। तो मुझे जो चीज़ समझ में आई सर आपकी बातों से, कि आदमी का अगर वैल्यू क्लियर नहीं है कि मेरे लिए लाइफ में ज़रूरी क्या है, तो उसकी वजह से ही वो जो है वो गलत धारणाएं पैदा करता है, गलत हैबिट्स करता है और गलत इन्वायरमेंट में फंस जाता है, राइट? एग्जैक्टली। बेसिकली हमारी वैल्यूज़ हमारे लिए एक कॉम्पेस की तरह काम करती है, दिशा सूचक यंत्र। वो हमें बताती है कि आपको इधर जाना है, यानी कि वो हमें बताती है। अगर हमारे पास वैल्यूज़ क्लियर नहीं है, हमारे रिश्ते भी खराब होंगे, पैसा भी खराब होगा, सेहत भी खराब होगी, ठीक है ना। आप गलती कर देंगे, हर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक क्राइसिस बन सकती है। और अगर आपकी वैल्यूज़ क्लियर हैं तो हर एक क्राइसिस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसमें से आप क्या निकालें। ओके। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर वैल्यूज अगर ठीक नहीं है तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी बिजनेसमैन के सामने आती है तो उसमें गलती कर देगा, या तो वो अपॉर्चुनिटी खो देगा या तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। एग्जैक्टली, वो खो भी देगा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर वो आगे जा सकता था। इतना ही नहीं बल्कि वो और नीचे भी जा सकता है क्योंकि उसको क्लियर नहीं है। इसलिए वैल्यू की हायरार्की, यानी कि जीवन के, अपने व्यापार के, रिश्तों के मूल्यों का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। आपके लिए क्या ज़रूरी है आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये ज़रूरी आपको ये नहीं पता कि आपके लिए क्या ज़रूरी है तो फिर आप बेसिकली एक तरह से खतरे में हैं। आपके प्लेट में क्या रखा है ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए खाना या नहीं है, नहीं तो आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। उसी तरह से आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, उसी तरह से आपके मैरिज के डिसीजंस हैं, उसी तरह से आपके रिलेशनशिप के डिसीजंस हैं।
आपकी वैल्यूज़, आपके जीवन के मूल्य पूरी तरह से आपको गाइड करने चाहिए, और वो मूल्य आते हैं आपके बड़े पर्पज से, जो Okay. अल्टीमेट पर्पज है। तो ये बड़ा पर्पज कैसे सेट किया जाए? अगर एक बिजनेसमैन है जो मान लीजिए बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, तो वो जो बड़ा पर्पज है जिसके बारे में अभी बात कर रहे हो, उसे एग्जैक्टली कैसे सेट कर सकता है? कई बार बिजनेसमैन कहते हैं कि मेरा पर्पज तो पैसा कमाना है, तो मैं कहता हूँ ये पैसा कमाना बिजनेस पर्पज नहीं है, इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द बिजनेस। अगर पैसा नहीं आएगा तो बिजनेस समाप्त हो जाएगा, तो ये तो लिमिटेशन है। पर्पज आपका ये है कि यहाँ से जैसा आप पहचान को बदलें। अगर आप कहते हैं मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो इमीडिएटली एक आप पिक्चर बनाते हैं कि कोई कंपटीशन में भी आपके बेच रहा है, कभी आपकी कोई टीम छोड़ के जा रही है, कभी आपके ऊपर किसी का छापा पड़ रहा है, कभी आपकी इनकम घट रही है, तो आप हमेशा एक बिजनेसमैन की आइडेंटिटी में परेशान पाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आप एक बिजनेसमैन नहीं हैं, आप इस देश के फाइनेंस जनरेटर हैं, यानी कि आप जो आर्थिक जो पैसा आ रहा है उसको जनरेट करने वाले इंसान हैं। अगर मैं कहूँ कि आप बिजनेसमैन नहीं हैं, बल्कि आप सैकड़ों फैमिलीज़ की किचन को चलाने वाले हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो अब आप इमीडिएटली बेहतरीन पर्पज़ के साथ पैसा कमाएंगे, और ज़्यादा कमाएंगे, और ज़्यादा कामनेस के साथ कमाएंगे, क्योंकि आपने अपनी पहचान को बदला है। तो जब आप अपने पर्पज़ की बात करते हैं तो पर्पज़ हमेशा एक ही तरह से होता है, जो भी आप हैं, कि कैसे आप ग्रो करें ओके पॉजिटिवली, और कैसे आप अपना योगदान दें, और वही तय करेगा कि अब आपकी पहचान क्या होनी चाहिए, अब आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। जब आपके पास वैल्यू पता चल गई कि भाई मुझे लोगों की किचन को चलाना है, ठीक है ना, जब हमें लोगों की किचन को चलाना है तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, फिर उसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा यार मुझे अपने लिए अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। नहीं, मैं अगर मैं नहीं हूँ तो उनको कौन देखभाल करेगा। तो जैसे ही आपने इस पर्पज के साथ जुड़े, तो अब आपकी सेहत भी ठीक होने लगेगी। नहीं तो हमें एक बिलीफ दे दिया जाता है भाई जब पैसे के लिए आप सफल तो हो गए तो अब बीमार भी पड़ोगे, आपकी डायबिटीज़ बढ़ेगी, आपका बीपी बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये बेकार के दिए गए बिलीफ्स हैं, बेकार की दी गई सोच है। आप खूब पैसा भी कमा सकते हैं, और आप ज़्यादा खुश भी रह सकते हैं, और हेल्दी भी रह सकते हैं। ओके सर, इसमें एक और बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे अभी आपने कहा ना कि ये हमारे समाज ने, टीवी ने, बॉलीवुड फिल्मों ने कह दिया है कि भाई जब आप बहुत पैसा बना लेते हो तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। तो ये तो अभी आपने बताया कि ये तो केवल मिथ है, ये सारी बातें एक भ्रम है ना। तो इसको बेसिकली जब आदमी का आइडेंटिटी क्लियर हुआ, जैसे वो ग्रोथ क्रिएटर है, वो 50 और 100 घर को चला रहा है, उसके अनुसार ही वो अलाइन कर सकता है, उसके पर्पस की क्लैरिटी आने के बाद चीज़ों को कर सकता है। करेक्ट। सो मैंने ये देखा है ना कि बहुत सारे जैसे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन जो हैं, उनके घर में हार्मनी नहीं हो पाती किसी ना किसी कारणवश। वो हमेशा देखते हैं ना कि भाई घर में बीवी जो है वो या तो नार्सिसिस्ट है, बहुत चिल्ला रही है, बात कर रही है। पति में मतलब एक आदमी में बहुत शक्ति है, वो सोचता है उसके गोल्स बड़े हैं, पर्पस भी बड़ा है, उससे वो पा सकता है, हासिल कर सकता है। बट एंड ऑफ द डे घर की हार्मनी जो है ना वो उसे परेशान करती है। जैसे मान लीजिए मैंने देखा है कि मेरे दोस्त हैं जो घर जाने से डरते हैं, वो सोचते हैं कि मैं घर कब लेट जाऊं, जब बीवी सो जाए तब जाऊं। तो वो इस तरह के सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए? देखिए, सिंपल सी बात है, बाहर का जो वर्ल्ड है वो नहीं बदलेगा। ओके आप अपने इंटरनल परसेप्शन को बदल सकते हैं। यानी कि आपके लिए जो चीज़ें आपको इस समय हर्ट कर रही है, वही आपके लिए एक पाठशाला भी हो सकती है, Okay. आपके लिए एक लर्निंग भी हो सकती है। सवाल यह है कि बाहर की चीज़ों को हमारा माइंड डिलीट कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे चारों तरफ डिलीट कर देते हैं, लेकिन घर के लोग चूँकि हमारे लिए सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, उसका नाम रीफ्रेमिंग है। ओके तो आप जब भी घर के लोग आपको कुछ कह रहे हैं, तो आपका एक फ्रेम बनना चाहिए कि वो इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज दे लव यू अ लॉट, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको चाहते हैं कि आप इस तरह से। लेकिन जब जैसे ही आप उनको बताएं कि मैं बेसिकली सेफ भी हूँ और मेरा ये तरीका है, इसके लिए मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, तो आप उनको हैंडल करना शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई पर्सनालिटी डिफेक्ट है बहुत ज़्यादा किसी में, तो फिर और इस रिश्ते को आप छोड़ नहीं पाते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई ये एक उस बच्चे की तरह है जिसको एक बचपन में ही कोई पैटर्न ऐसा आ गया है कि उसको रखना पड़ेगा, और वो कई बार पैर भी मारेगा, कभी वो गाली भी दे सकता है अपने खोए हुए जोन में। तो आपको रिफ्रेम करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर कोई आदमी अपने लाइफ को समझ रहा है, ठीक है, जो हमारा पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं वो काफ़ी जानकारी उन्हें एक बहुत सरल भाषा में मिल रही है कि लाइफ को रिफ्रेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो उसका बेसिक तरीका क्या होता है? रिफ्रेम किस प्रकार से कर सकते हैं? एक अगर कोई आदमी मान लीजिए एक अनट्रेंड आदमी है, ऐसे आप देखोगे कि लोग जो है ना वो कहते हैं आम आदमी या लेमैन। मैं कहता हूँ दो तरह के लोग होते हैं, ट्रेंड पीपल, अनट्रेंड पीपल। जो लोग ट्रेंड हो जाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो अनट्रेंड होते हैं
वो एवरेज लेवल पे रहते हैं। तो मान लीजिए जो लोग ट्रेंड होना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो अपनी लाइफ को कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, आप यूँ समझिए कि आप किसी जगह पर आपका जाना जरूरी है आज, ठीक है, और आपके पड़ोसी ने जो आपके ट्रेन में बैठा है वो आपको गलत बात बोल देता है, ठीक है। तो क्या आप उससे लड़कर जेल में जाओगे कि पहले अपने उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहोगे? समझने की कोशिश करिए कि अगर डॉक्टर ये कह रहा है कि मैं आपके, मान लेते हैं एक डॉक्टर मुझसे कहता है कि तुम्हारे फादर आईसीयू में है और ये इंजेक्शन मुझे अभी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन गड़बड़ ये है कि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है और मेरे पास अब 20 मिनट तो मुझे जाने में ही लगेंगे उस मेडिकल स्टोर पर, ओके। और 20 मिनट आने में लगेगी। लेकिन अगर मेरे लिए मेरा फादर इम्पोर्टेंट है तो क्या मैं अब आराम से जाऊंगा या पूरी ताकत लगा कर जाऊंगा? नेचुरली पूरी ताकत लगा दूंगा। और ऐसे में मान लेते हैं कोई आदमी मेरा दुश्मन मुझे मिल जाता है, वो 4 गाली मुझे देता है, तो मैं उससे लड़ूंगा या पहले अपना इंजेक्शन लेकर आऊंगा? इंजेक्शन लेकर आऊंगा। और मान लेते हैं कि मुझे मेरा जो बहुत अच्छा, मेरा जिसको हीरो हीरोइन कहते हैं वो भी मिल जाते हैं और वो अपना फोटोग्राफ देने को तैयार, मैं रुकूंगा या इंजेक्शन लाऊंगा? इंजेक्शन लाऊंगा। जीवन में याद रखिएगा, जब भी आपको अपना एंड गोल, जिसको हम एंड वैल्यू कहते हैं, अल्टीमेट, वो पता हो तो आपको लोगों की बातें ज़्यादा सुनाई नहीं देती। अगर सुनाई देती हैं तो आपके दिल पर कोई असर नहीं डालती। आप अपना काम करते रहते, ये मानते हुए कि एक दिन ये बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे, तो दीज थिंग्स आर मेकिंग देम नॉट वीक बट स्ट्रॉन्ग। वो चीज़ें उन्हीं को और ज़्यादा शक्तिशाली बना देती हैं। ओके। तो वर्ल्ड को हम नहीं बदल सकते, हम वर्ल्ड के परसेप्शन को बदल सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि हम दुनिया को नहीं बदल सकते, और चक्कर ये होता है कि हम हमेशा दूसरों को बदलने के चक्कर में लगे रहते हैं, कि नहीं, कि भाई मेरा बॉस बदल जाए, मेरी बीवी बदल जाए, हालांकि बदलती नहीं है, वो अलग बात है। तो आदमी हमेशा यही सोचता रहता है। तो सरल भाषा में मैंने जो चीज़ समझी है दोस्तों, वो है कि खुद को बदलो और ज़माना बदल जाएगा, यानी कि नज़ारे बदलो और अपनी नज़र बदलो और नज़ारे बदल जाएंगे। राइट सर? राइट सर। ओके। सो बेसिकली देखिए, हमारे पास भी कई क्लाइंट आते हैं जहाँ पर हम उनके न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट्स कराते हैं, पर उस पर से भी एक सवाल मेरा ये है कि हमारे मन के अंदर ना, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि एक मन कहता है करो, एक मन कहता है तुम कर नहीं सकते, मत करो। तो क्या हमारे मन के अंदर 2 आदमी हैं या कुछ और भी चल रहा है, कुछ गाइडेंस कुछ और भी? बहुत कंफ्यूजन है इस चीज़ में सर। हमेशा जो आपकी 2 वैल्यू खड़ी हो जाती हैं, मान लेते हैं आप बंजी जंपिंग के लिए जा रहे हो, एक मन कह रहा है यार एंजॉय योर एडवेंचर, तो आपकी एक वैल्यू है एडवेंचर को एंजॉय करना, लेकिन एकदम से वो कहता है यार डर लग रहा है, मत कूदो। वो मत कूदो नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि इस काम को तुम पहली बार कर रहे हो, आर यू ट्रेंड एनफ, या फिर क्या तुमने अपने हार्नेस को, अपनी सपोर्ट को पूरा कर लिया है? तो जब भी दूसरी वैल्यू खड़ी हो जाती है, वो बेसिकली कुछ ना कुछ कह रही है। जब भी हम कोई भी अंतर्द्वंद आता है, तो दूसरे जिस विचार को आप निगेटिव विचार कहते हैं वो निगेटिव नहीं होता, वो बिहेवियर निगेटिव होता है, लेकिन इंटेंशन उसकी पॉजिटिव होती है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता, पर एक पार्ट मेरे अंदर कहता है मैं सिगरेट पी लूँ, तो बेसिकली ये सिगरेट नहीं पीना चाहता, बल्कि ये आपको हो सकता है रिलैक्सेशन दे रहा हो। सिगरेट पीकर आपने पहले दिन कभी किसी स्ट्रेस से बाहर आने का तरीका ढूंढ लिया हो, आज माइंड को पता है कि जब भी स्ट्रेस आएगी तो मैं इनको सिगरेट दे दूंगा। उसे ये नहीं मालूम है सिगरेट के नुकसान क्या हो रहे सबकॉन्शियस को, वो कॉन्शियस माइंड को पता है। तो बेसिकली जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें पैटर्न दे रहा है, वो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन को पूरा कर रहा है। जब हम अपने पार्ट्स के अंदर एक अलाइनमेंट करते हैं कि जो मना कर रहा है वो भी हमारी सेहत के लिए कर रहा है, अगर सिगरेट की बात करें, और पीने के लिए कह रहा है वो रिलैक्सेशन है, तो हम बिहेवियर के साथ ना लड़ें, बल्कि इन दोनों पार्ट को बात करें आपस में बैठाकर, और कहें कि देखो बात करो, तुम्हारे मेरे लिए सेहत भी जरूरी है जो मना कर रहा है, और मेरे लिए रिलैक्सेशन भी है। अगर आप इन दोनों पार्ट को एक तरह से मर्ज कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं और एक नया पार्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो जो नया ये पार्ट है, इसके बाद 2 इंटेंशन आ जाती है कि सेहत भी और रिलैक्सेशन भी है। ओके। अब सेहत, अगर जैसे ही आप सिगरेट पियेंगे तो सेहत वाला पार्ट खड़ा हो जाएगा, या तो वो कहेगा नहीं, या वो ये कहेगा यहाँ पर रुक जाओ। तो यू हैव क्रिएटेड अ वैल्यू हायरार्की, ठीक है ना। लेकिन अब सवाल उठता है कि फिर रिलैक्सेशन कहाँ से ले? अब आपका माइंड अपने आप ढूंढेगा नए रास्ते के, सेहत के साथ रिलैक्सेशन कैसे करें, तो जिसमें सेहत भी बने और रिलैक्सेशन भी मिल जाए, और वो सिगरेट ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। तो बेसिकली हम लोग अंतर्द्वंद में बिहेवियर के साथ लड़ते हैं, ये हम गलती करते हैं, और जितने भी बिहेवियरल चेंज हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होती। ओके सर, आप जब सेहत की बात करते हैं कि हर इंसान के लिए सेहत बहुत ज़रूरी है, लेकिन आदमी समझता नहीं है, और आपने अपने कई वीडियोस में आपने गट की बात की है, जो अभी तक वही बहुत लोग जो है प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है ना, वो शुरू से उन्होंने ना IQ पर ध्यान दिया है कि बच्चा कितना होशियार है, कितना पढ़ा है, कितना PhD है। लेकिन मैंने 2-3 चीज़ें देखी हैं सर, कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी ना बहुत एंग्जाइटी उन्हें हो जाता है, मतलब वो खुद तो डरते हैं, पेशेंट को भी डरा देते हैं कि तुम्हें ये हो गया, जल्दी ये करो, हॉस्पिटल भर्ती हो जाओ।
तो वो इतना पैनिक कर देते हैं। तो ये चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि फिर बाद में समझा कि ज़िंदगी में EQ इंपॉर्टेंट है, इमोशनल क्वेश्चन, राइट? तो हम उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? क्योंकि देखिए, एक इंसान पैसे तो बहुत बना रहा है, लेकिन वो शायद अपनी भावनाओं को प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पा रहा, या उसमें क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है उस चीज़ों में, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, जब भी आपकी बॉडी तो रेस्पॉन्ड जरूर करेगी। सवाल Okay. ये है कि आप कैसे परसीव कर रहे हैं वर्ल्ड को। अगर आपकी आदत ही पड़ गई या ब्रेन की आदत पड़ गई है सबकॉन्शियस की कि वो किसी भी चीज़ को पैनिक के साथ ही लेता है, यानी कि वो इस तरह की इमेज बना लेता है जो बहुत पैनिक क्रिएट करें, तो वो आपको इमोशन भी वैसे ही देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आम जनता के लिए मैं कहूँगा, ये तो चैप्टर लंबा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप 4 इमोशन को अपने हार्ट में रखना शुरू करें ओके। और उनको अगले 20-21 दिन, 1 महीना या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करें। पहली इमोशन है जो आपके हार्ट को चाहिए EQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका लव एंड कंपैशन, स्नेह और करुणा। तो इस भाव को जगाएं, पशुओं के लिए जगाएं, अपनों के लिए जगाएं, अपने लिए भी जगाएं। कई बार हम अपने लिए अनकाइंड और अपने लिए बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाते हैं। दूसरी आपकी भावना है जो आपके हार्ट को चाहिए, वो है आपका फॉरगिवनेस, यानी कि हमें क्षमा दान करना है। कुछ लोगों से क्षमा मांगनी है, भले वो पास्ट में नहीं भी हो आज दुनिया में, अपने पास्ट में जाकर अपने सबकॉन्शियस के साथ बैठकर उनसे क्षमा मांग लो और वहाँ से अपने आप की फ्रीडम को एंजॉय करो। ओके। या फिर कुछ लोगों को आपको क्षमा करना है जिन पर आपकी रंजिशें रुकी हुई है। अगर क्षमा नहीं किया तो आपकी रंजिशें रुकी हुई है और वो आपके हार्ट को बर्डनसम फीलिंग देगी। तीसरा है आपका ग्रेटिट्यूड, यानी कि आप एक तरह से एक सर्टेनिटी में रहें कि मैं जो मांग रहा हूँ यूनिवर्स से या जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी तरफ आ रहा है, आज नहीं तो कल, और मैं इसका धन्यवाद देता हूँ। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है जो आपको मिल गया उसका धन्यवाद देंगे, ये तो बार्टर हुआ, ये तो एक व्यापार हो गया, समझ गए। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि जब आपने अपनी इच्छाओं को रखा यूनिवर्स के सामने और आप इस चीज़ में सर्टेन हो गए कि ये मेरी तरफ आ रही हैं चीज़ें, और उसमें सर्टेनिटी को जीते हैं, उस निश्चितता को जीते हैं, तो इसे हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। और चौथी चीज़ है अबंडेंस। आप याद रखिएगा, अबंडेंस बेसिकली एक ऐसी फीलिंग है जो हमेशा आपके हॉर्मोन्स को तय करती है, राइट? तो हमेशा इमेजिन करें कि आप अबंडेंस के साथ जी रहे हैं। अबंडेंस की कई बार आप इमेजिन कर सकते हैं मेटाफोरिकली या सांकेतिक रूप से कि यूनिवर्स में जहाँ पर अबंडेंस है वहाँ से गोल्डन ब्रिजेज आपकी तरफ आ रहे हैं, वहाँ से अवसर आ रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे देश और शहर मानो इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक आपकी इंटेंशन यानी कि इरादा जा रहा है और वो आपको कॉल कर रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं कुछ इस तरह से घट रही हैं कि वो आपके पक्ष में घट रही हैं। जब आप इस अबंडेंस को जीना शुरू करते हैं तो आप पहली बार बेकार की फीलिंग्स को जगह देना बंद कर देते हैं। अगर ये नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप कितनी भी कोशिश करें EQ की, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो एक सीट है, वो सेंटर है बहुत सारी इमोशंस का, वो भरता रहेगा। ओके। तो आपको कॉन्शियसली अगले कुछ दिनों तक, हफ्तों तक और फिर जीवन भर के लिए धीरे धीरे इन 4 इमोशन को जीना है, ठीक है ना? जब मैं कहता हूँ कि आप एक आदमी के लिए क्यों लवर बनते हैं, आप ह्यूमैनिटी लवर क्यों नहीं बन जाते, ठीक है ना? आप सेल्फ लवर क्यों नहीं बन जाते? तो जब आप इस फीलिंग के साथ जीते हैं तो ये फीलिंग आपकी 99% जगहों पर काम आती है। एक जगह पर कई बार आपको धमकाना भी जरूरी होता है, किसी को डांटना भी होता है, बच्चे को हम थप्पड़ भी लगा देते हैं, लेकिन उसके फायदे के लिए। तो ये मैं इस तरह से मानता हूँ कि ये 4 इमोशन हमारे लिए बेहद जरूरी है। ओके। तो बहुत अच्छा लगा सर बात करके, और मैं जानता हूँ कि समय की थोड़ी पाबंदी है और इतनी सारी बातें हैं जो आपसे अभी करनी बाकी है। तो दोस्तों, हम दूसरे एपिसोड में राम सर को फिर से बुलाएंगे जहाँ पर हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि कुछ बातें हैं जो अभी करना रह गई हैं, क्योंकि सर को अभी दूसरी जगह जाना है, उनके और भी कई पॉडकास्ट लाइंड अप हैं। सो हम वापस से सर को बुलाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और मैं एक ही शब्द कह के इसे आज की पॉडकास्ट को अंत दूंगा और यही पूछूंगा सर, हमारे ऑडियंस के लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहो, प्लीज़ वो आप दे सकते हो। मैं यही कहूँगा कि लाइफ में इवेंट्स आती रहेंगी, बस आपको एक ही स्टेट में जीना है, एक मनोदशा में जीना है, वो है प्लेफुलनेस। यानी कि आपको प्लेफुलनेस के हार्मोन को ट्रिगर करना है बॉडी में, क्योंकि कई बार आपकी गाड़ी ठुकेगी भी, कई बार आपका पैसा खोएगा भी, कई बार लोग आपको अपशब्द भी बोलेंगे। आप थोड़ा सा मस्ती के साथ आगे बढ़ते रहिएगा, यू विल फील लाइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए।
सो मुझे तो मेरे गोविंद से मिलाने वाले मेरे राम सर हैं, मेरे मेंटोर हैं, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ। और मैं अपनी एक किताब सर को गिफ्ट करना चाहता हूँ। उनके प्रेम से, उनके मेंटोरशिप से ही मैंने चीज़ें की हैं, और ये सब क्या बड़ा बुक मेरे से आपके लिए। और एक बात बता दूं दोस्तों कि राम सर जो है एक बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं, और इनकी एक बड़ी टीम है हीलर्स की, बहुत बड़ी टीम है हीलर्स की, जो एंजाइटी और स्ट्रेस और कई तरह की बीमारियों को ऐसे चुटकियों में मिटा दे रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। और जैसे पहले ज़माने में होता था कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते, जो आयुर्वेदा के, ये क्या कहते हैं उसे हम, ऋषि मुनि जो होते थे, कि वो ध्यान से और हमारे इंटरवर्ल्ड में जाके लोगों को हील कर देते थे। तो राम सर एक ऐसी बड़ी सेना उन्होंने तैयार की है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी स्ट्रेस से आप गुजर रहे हो, चाहे आप ओसीडी से गुजर रहे हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, राम सर की टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको गाइड करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, ये तो था हमारा एपिसोड, और हम इसी प्रकार से हर एपिसोड में अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग सक्सेसफुल लोग, सेलिब्रिटीज, ऑथर, आर्टिस्ट इन्हें लेकर आते हैं, ताकि वो अपनी जर्नी के जरिए आप सभी को इंस्पायर कर सकें और आपको नए रास्ते, नए राह दिखा सकें, ताकि आप भी उनकी तरह बन सकें। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो दिल से उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि वो भी एक नई जानकारी ले सकें, नया कुछ सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।